सन 2006 दिल्ली की वो घटना जिसने दिल्ली के साथ साथ पूरे भारत को हिला कर रख दिया था। इस घटना के कारण दिल्ली में रहने वाले अनेक माता पिताओं के मन में उनके बच्चों की सुरक्षा को लेकर भय और सवाल उत्पन्न हो गए थे। आइए विस्तार में आपको बताते हैं आखिर क्या था पूरा मामला। ये कहानी है दिल्ली से लगे नोएडा सेक्टर 31 के एक गांव निठारी की। कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 2006 से, जब निठारी इलाके में एक एक करके अनेक बच्चे गायब होने लगते हैं। गायब होने वाले सभी बच्चों की उम्र 4 से 14 साल के बीच थी और सभी बच्चों के माँ बाप थक हार कर निठारी पुलिस स्टेशन में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, क्योंकि यह सभी गरीब, मजदूर, घरों में काम करने वाले, ऑटो चलाने वाले परिवार के बच्चे थे। तो पुलिस इसे सीरियस नहीं लेती, क्योंकि गायब होने वाले बच्चों में ज़्यादातर लड़कियां थीं। तो पुलिस को लग रहा था कि बच्चों के माँ बाप उनकी उम्र कम लिखवा रहे हैं और वह अपनी मर्जी से कहीं चले गए होंगे। यह सोचकर पुलिस उन्हें टरका देती है और कह देती है कि वह सब अपनी मर्जी से घर वापस आ जाएं। सही से जांच न होने के कारण गुमशुदा बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती रहती है। जनवरी से मई तक 10-12 बच्चे गायब हो जाते हैं। तभी 7 मई 2006 को पायल नाम की एक लड़की गायब हो जाती है, जिसकी उम्र 15 साल थी। पायल के पिता नंदलाल पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने जाते, क्योंकि गुमशुदा हुए बच्चों में पायल सबसे बड़ी थी। तो पुलिस नंदलाल को यह कहते हुए टरका देती है कि वह अपनी मर्जी से कहीं चली गई होगी, घर वापस आ जाएगी। लेकिन नंदलाल बाकी बच्चों के माँ बाप की तरह खामोश नहीं बैठता और वह खुद पायल को ढूंढने का फैसला करता है, क्योंकि गांव व गरीब लोगों में आपसी मेल मिलाप थोड़ा ज़्यादा होता है। गांव का हर व्यक्ति एक दूसरे को अच्छी तरह से जानता और पहचानता है। तो नंदलाल को गांव में पूछताछ करने पर यह पता चलता है जिस दिन पायल को आखिरी बार देखा गया था, उस दिन वह अपने घर से रिक्शे से गई थी। नंदलाल बड़ी कोशिश व पूछताछ के बाद उस रिक्शे वाले को ढूंढ लेता है। रिक्शे वाला उससे कहता है कि पायल 7 मई 2006 को उसके रिक्शे से सेक्टर 31 की D5 कोठी के बाहर तक गई थी। उसने मुझसे कहा था कि आप 10-15 मिनट रुकिए, मैं आपको अभी कोठी के अंदर से पैसे ला कर देती। मैं 10-15 मिनट इंतज़ार करने के बाद कोठी की बेल बजा दी। तब अंदर से एक शख्स बाहर आया। मैंने उससे पूछा, मेरे रिक्शे से एक लड़की आई थी, वह अंदर गई है। उसने मुझसे कहा था कि मैं अंदर से आकर पैसे देती हूँ, आप यहीं बाहर रुको। लेकिन अंदर से जो व्यक्ति बाहर आया था उसने मुझसे मना कर दिया कि नहीं, यहाँ तो अभी तक कोई भी नहीं आया, और जो आया था वो बहुत पहले जा चुका है। तब मैं D5 कोठी के बाहर से चला आया। यह सब पता चलने पर पायल के पिता नंदलाल एक वकील तय करके सेशन कोर्ट पहुंच जाते हैं और एक वृत दाखिल कर देते हैं और कोर्ट को बताते हैं कि उसकी बेटी 7 मई 2006 से गायब है। पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही है, उसे ढूंढ भी नहीं रही है। मेरी बेटी के अलावा और भी बच्चे निठारी इलाके में काफ़ी समय से गायब हैं। पुलिस ने उन्हें भी आज तक नहीं ढूंढा। मेरी बेटी रिक्शे से सेक्टर 31 के D5 कोठी के बाहर तक गई थी और तभी से वह लापता है। मुझे शक है D5 कोठी पर रहने वाले और उसके मालिक। तब कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और FIR दर्ज करने और जांच करने का आदेश पुलिस को देती, क्योंकि नंदलाल ने D5 कोठी पर शक जताया था। तो पायल D5 कोठी में गई या नहीं, यह केवल D5 में रहने वाले लोग या D5 कोठी का मालिक ही बता सकता था। इसलिए पुलिस पहली बार तफसील तहकीकात करने का फैसला करती है। तब कोठी के बारे में पता चलता है कोठी में सिर्फ 2 लोग रहा करते हैं। पहला है कोठी का मालिक मनिंदर सिंह पंडे और दूसरा है उसका नौकर सुरेंद्र कोहली। तब पुलिस मनिंदर सिंह पंडे और सुरेंद्र कोहली के खिलाफ FIR
दर्ज कर लेती, क्योंकि मनिंदर सिंह पंडे एक अच्छे परिवार से यूएस ऑस्ट्रेलिया आने जाने वाला करोड़पति और बिजनेसमैन इंसान था और उसकी पुलिस में जान पहचान भी थी। तो जैसे ही उसे पता चलता है कि कोर्ट के आदेश से एफआईआर दर्ज कर ली गई है, तो वह निचली अदालत के इस फैसले को खारिज कराने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच जाता है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट भी निचली अदालत के फैसले को सही मानते हुए एफआईआर के फैसले को जारी रखने, जांच करने और समय समय पर प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करने का आदेश पुलिस को देती है। लेकिन इसी बीच पुलिस की रिपोर्ट ना लिखने, सेशन कोर्ट का फैसला आने, हाई कोर्ट का फैसला आते आते 7 मई 2006 जिस दिन से पायल लापता हुई थी, उस दिन से 6 महीने बीत जाते हैं और दिसंबर 2006 आ जाता है। पुलिस की पंडेर के साथ दोस्ती तो थी, पर कोर्ट का आदेश भी था, जांच और प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करनी है। और क्योंकि नंदलाल ने भी उसी जगह D5 कोठी के ऊपर शक भी जताया था, तो पुलिस की अब मजबूरी थी कि वह जांच करे। इधर नंदलाल भी उसी जगह का लोकल रहने वाला था। अब जिन जिन के भी बच्चे गायब हुए थे या काफ़ी समय से गायब थे, उन सब लोगों में भी इस केस को लेकर उम्मीद जाग जाती है और वह सब लोग नंदलाल के पास पहुंचने लगते हैं और नंदलाल से कहते हैं कि उनके बच्चों को भी ढूंढने में मदद की जाए। तब नंदलाल उन सबको पुलिस स्टेशन जाकर अपने अपने केसों को दोबारा खुलवाने के लिए कहता है। तब सब लापता बच्चों के माता पिता एक एक करके निठारी पुलिस स्टेशन पहुंचने लगते हैं और कहते हैं कि उनके बच्चे भी काफ़ी समय से लापता है, कोई 1 महीने से, कोई 2 महीने से, कोई 4 महीने से, आप उन्हें ढूंढिए। तब कोर्ट के आदेश, लोगों के दबाव में पहली बार निठारी पुलिस सीरियस होकर जांच करती है और बच्चों के माँ बाप से शुरुआती पूछताछ करने पर ही एक बड़ी अजीब चीज़ पुलिस के सामने आती है कि नोएडा के सेक्टर 31 के गांव निठारी से जितने भी बच्चे अभी तक गायब हुए, वह सब अलग अलग घरों से, कोई मैदान में खेलते हुए, स्कूल से आते हुए, घरों के आसपास खेलते हुए गायब तो हुए, लेकिन सभी को आखिरी बार उसी D5 कोठी के आसपास देखा गया था, जिस पर नंदलाल ने भी शक जताया था। अब यह बात पुलिस को बहुत अजीब लगी कि ये अलग अलग घरों के बच्चे सभी लापता हैं, लेकिन देखे गए उसी D कोठी के बाहर। तब पुलिस D5 में रहने वाले और उसके मालिक मनिंदर सिंह पंडे और कोहली के बारे में पता करती है। तब पुलिस को पता चलता है कि मनिंदर सिंह पंडे पंजाब का रहने वाला है। सन 2000 में पंडेर ने यह कोठी ली थी। शुरुआत में फैमिली भी उसके साथ यहाँ रहती थी, बाद में फैमिली पंजाब शिफ्ट हो गई। फैमिली में एक बीवी है और एक बच्चा है। अब वह यहाँ सिर्फ कभी कभी अकेले ही आया करता है। सुरेंद्र कोहली के बारे में पता चला कि वह उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक दूर दराज गांव का रहने वाला है। उसके परिवार में उसकी बीवी और 2 बच्चे हैं। सन 2000 में उसने काम की तलाश में दिल्ली आया था। लोगों ने बताया क्योंकि खाना अच्छा बनाता था, तो वह नोएडा के एक कर्नल के यहाँ कुक बन गया। कर्नल के यहाँ पर उसने सन 2000 से 2003 तक नौकरी की। 2003 में पंडेर को एक भरोसेमंद नौकर चाहिए था। क्योंकि पंडेर की कर्नल से जान पहचान थी, तो कर्नल ने पंडेर से कहा, यह सुरेंद्र कोहली ठीक ठाक और भरोसे का है। तो पंडेर ने कोहली को अपने घर में नौकर रख लिया। अब जब पंडेर की फैमिली पंजाब जा चुकी थी, तो D5 की कोठी की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी कोहली की थी। अब पंडेर कभी कभी 1-2 महीने में 1-2 दिन के लिए नोएडा आता और इसी कोठी D5 में रहता। अब जब पुलिस ने यह जांच की कि पंडेर हर 1-1.5 महीने में क्यों परिवार को छोड़कर कोठी पे रहने आता है, तो पता चला कि मनिंदर सिंह पंडेर यहाँ केवल अय्याशी करने आया करता था और जब भी वह यहाँ आता तो वह दिल्ली और नोएडा के कुछ दलालों की मदद से लड़कियों को मंगवाता था।
जिनके मोबाइल नंबर बाकायदा पंढेर की कॉल डिटेल हिस्ट्री खंगालने पर पुलिस को मिली। पंढेर नोएडा आता, कोठी पर 2-3 दिन ठहरता, लगातार लड़कियां रात को आती, ठहरती और सुबह को चली जाती। क्योंकि कोठी की देखभाल की जिम्मेदारी सुरेंद्र कोहली की थी, तो वह 2003 से लगातार यह सब देखता आ रहा था और अब सन 2006 में यहाँ बच्चे गायब होने लगे। यह सब पता चलने व बच्चों के माँ बाप द्वारा यह बताए जाने पर कि उनके बच्चों को आखिरी बार इसी कोठी के बाहर देखा गया था, तब नोएडा पुलिस 30 और 31 दिसंबर के दरमियान पहली बार पंढेर और अफसरों की जान पहचान के कारण आ रहे दबाव में भी पुलिस के कुछ अच्छे और ईमानदार अफसरों ने D5 कोठी में जाने का फैसला किया। जब पुलिस पहली बार वहां गई, पुलिस को कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे कुछ कार्रवाई की जा सके। D5 कोठी ठीक ठाक, कोठी में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, कोठी के पीछे एक लोहे का ग्रिल जो जमीन से लेकर छत तक था, ग्रिल के पीछे एक बहुत बड़ा नाला, और वो नाला बहुत ही गंदा, और सभी घरों जो कोठियां हैं वहाँ उन सब के पीछे वह हिस्सा एक नाला पड़ता है जहाँ पर कोई जाता नहीं था, तो सफाई भी होती नहीं थी। बस अगर बारिश के पानी से कभी वह साफ हो जाता तो हो जाता, वरना ऐसा ही पड़ा रहता गंदा। घर के अंदर से सबूत हासिल ना करने पर पुलिस वापस लौट आती है, लेकिन पुलिस की इतनी संख्या में D5 कोठी में जाने छानबीन करने से लोगों के बीच में सुगफुगाहट होना शुरू हो गया था कि जरूर इस कोठी में कुछ राज छिपा है। जो बच्चे इसी कोठी के आसपास से लगातार गायब हो रहे हैं, लेकिन मिल कुछ भी नहीं रहा। पुलिस के छानबीन करने से लोगों का हौसला बढ़ा और कुछ लोग कोठियों के आसपास पीछे नाले में देखने लगे। तभी एक शख्स ने अपना दिमाग चलाया और वह ठीक उसी D5 कोठी के पीछे जाकर नाले में देखना लगा। तो उसने देखा कि D5 कोठी के ठीक पीछे नाले में लाइन से बहुत सारे पॉलीथीन के बैग एक एक करके पड़े हुए हैं। तो उसने एक पुलिस वाले को बताया। तब पुलिस वाले ने उस व्यक्ति से उस बैग को निकालने के लिए कहा। तब एक बैग को एक बड़े डंडे की मदद से नाले से बाहर निकाला जाता है। खोलने पर उस पुलिस वाले की हवा खराब हो जाती है और उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब पहली पॉलीथीन को बाहर निकाला गया तो उसमें इंसानी जिस्म के टुकड़े मिले और वो घुटने से नीचे के पैरों के हिस्से थे, जिसे देखकर ही लग रहा था कि यह किसी बच्चे के हैं। जैसे ही उस पुलिस वाले ने यह देखा, उसने तुरंत अपने सीनियर अफसरों को इन्फॉर्म किया और सारे सीनियर अफसर भागते हुए उस जगह आ गए। देखा कि नाले में दूर दूर तक बहुत सारे पॉलीथीन के बैग लाइन से, कुछ काले कुछ सफ़ेद, लेकिन उसमें ज़्यादातर पॉलीथीन क्योंकि काले रंग के थे। अब इतने सारे पॉलीथीन को एक साथ देखकर उन सारे अफसरों की भी हवा खराब हो जाती है और तब बाकायदा एक सफाई कर्मचारी को बुलाकर नाले में उतारा जाता है और वह एक एक करके सारे पॉलीथीन के बैग निकालना शुरू कर देता है। पहली बार में ही कुल 40 पॉलीथीन के ऐसे बैग बाहर निकाले जाते हैं और तब उन्हें खोलने पर हर एक पॉलीथीन में से अनेक इंसानी अंग के टुकड़े मिलते हैं। लेकिन उन सब पॉलीथीन से मिले अंगों में एक चीज़ बड़ी अजीब थी कि सारे पॉलीथीन के बैगों में शरीर के केवल 3 ही हिस्से मिल रहे थे। ज़्यादातर सिर, पैर और कमर के निचले हिस्से उस पॉलीथीन के बैगों में मिल रहे थे। गर्दन से नीचे और पेट के ऊपर के सभी हिस्से गायब थे। यह पुलिस के लिए बहुत अजीब बात थी, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो वह उसे छुपाने के लिए ज़्यादातर उस लाश का सिर गायब कर देता है या चेहरे को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि मरने वाले की पहचान ना हो सके। लेकिन यहाँ सब उल्टा मालूम पड़ रहा था। सबका सिर तो मिल रहा था, लेकिन पेट के ऊपर के हिस्से गायब थे, क्योंकि बहुत सी लाशों को 10 से 12 महीने हो गए थे। तो इतने समय में बहुत सारी लाशों के अंग डिकम्पोज हो गए थे। खैर, सब अंगों को उठाकर फॉरेंसिक के लिए भेजा दिया जाता है। अंगों की गिनती करने पर पता चलता है यह कुल 17 बच्चों के जिस्मानी अंग हैं, जिसमें से कुछ लड़के हैं लेकिन ज़्यादातर लड़कियां। और यह गिनती पॉलीथीन के बैगों से मिले सिरों, खोपड़ी के आधार पर तय की जाती है। तब नए साल की पहली तारीख को 1 जनवरी 2007 को पहली बार पुलिस मुनिंदर सिंह पंडे और सुरेंद्र कोहली
दोनों को उठाती है और अपने साथ थाने ले जाती है। तब तक और सारे मीडिया और न्यूज़ चैनल्स वैन के पीछे लगकर लाइव न्यूज़ चलाने लगे थे। तब इतने सारे बच्चों के नरकंकाल एक साथ एक ही नाले से मिलने की यह खबर उस दिन की, पूरे साल की, दिल्ली और पूरे भारत की सबसे बड़ी खबर बन गई थी। और सब जगह यही चर्चा हो रही थी कि कैसे बच्चों के जिस्मानी अंगों के टुकड़े उगल रहा है एक नोएडा के निठारी गांव का एक नाला। सारे न्यूज़ चैनल्स में अलग अलग अफवाहें आने लगती हैं कि निठारी में मानव अंगों की तस्करी की जा रही है। पुलिस ने 2 लोगों, मनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को हिरासत में लिया है। यह अफवाह फैल गई कि पुलिस ने 2 साल पहले जिस डॉक्टर को इस इलाके से पकड़ा था वह मनिंदर सिंह पंडेर का दोस्त था। और फिर जगह जगह मानव संगठनों और जनता के द्वारा मानव अंगों की तस्करी के लेके शामिल इन दोनों लोगों के खिलाफ फांसी देने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। इधर पुलिस स्टेशन में दोनों में से कोई भी अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहे थे। फिर डॉक्टरों के एक्सपर्ट ने यह मानव तस्करी की बात को यह कहकर खारिज कर दिया क्योंकि आँख, दिल, लीवर और किडनी ही ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं, वो भी केवल 6 घंटों में। आँख केवल 6 घंटे में, दिल 1 घंटे में और लीवर को केवल 45 मिनट में ही ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और इस सब के लिए एक प्रोफेशनल भी चाहिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड सबसे भारी होती है। तो जब बाकी के अंग पॉलीथीन के साथ नहीं बहे तो बीच का हिस्सा भी नहीं बह सकता। यह कहकर पुलिस ने इस बात को खारिज कर दिया। इधर कड़ी पूछताछ के बाद पहले मनिंदर सिंह पंडेर टूटा और उसने बोलना शुरू किया। 1 तारीख को कोठी की जब दोबारा तलाशी ली गई तब एक मोबाइल फ़ोन पुलिस के हाथ लगा। वो मोबाइल पायल का था जो 7 मई 2006 को गायब हुई थी। पायल का मोबाइल स्विच ऑफ करके रखा गया था। 7 महीने बाद उसी कोठी से पायल का मोबाइल मिलना पायल के गायब होने की कड़ियाँ जोड़ रहा था। इससे पहले तक नोएडा पुलिस बहुत शांत थी। कंकाल अंग मिल चुके थे, मानव तस्करी भी नहीं हो रही थी। आखिर क्यों? फिर पंडेर ने बताया इस मोबाइल के बारे में उसे कुछ नहीं पता क्योंकि पंडेर की कॉल डिटेल से पुलिस को कुछ ऐसे नंबर मिल चुके थे। जब पंडेर को लगा कि अब बचना मुश्किल है तो उसने सच बोलना शुरू करा। उसने बताया, जब मैं खासतौर पर दिल्ली नोएडा आता था तो 1-2 दिन के लिए कोठी पर ठहरता था। जब मैं यहाँ रात में लड़कियों को बुलाता क्योंकि मेरी दिल्ली नोएडा के कुछ लालों के साथ जान पहचान थी तो वह उन्हें भेज देते। वह सारी लड़कियां रात को आती, ठहरती और सुबह को चली जाती। लेकिन एक दिन मेरे फ़ोन करने के बाद भी किसी ने लड़की नहीं भेजी। तब मुझे बड़ी बेचैनी हुई और मैं रात को सो नहीं पाया। तब पहली बार मैंने कोहली से कहा क्योंकि जब लड़कियां आती थीं तब कोहली कोठी पर ही होता था। बाद में सुरेंद्र कोहली ने यह बयान भी दिया था कि पंडेर कमरे में लड़कियों के साथ होता था तब वह दरवाजे की झुर्रियों से अंदर का मंजर देखा करता था। यह बात पंडेर को भी अभी तक नहीं पता थी। पंडेर ने कोहली से कहा था जब पहली बार कोहली किसी आसपास की लोकल लड़की को लेकर आया था तब मैं उसके साथ सोया पूरी रात। पंडेर ने कहा, मैंने कभी किसी का मर्डर नहीं किया, किसी को मारा नहीं, कभी किसी बच्ची के साथ कोई यौन शोषण नहीं किया। इधर जनता से लेकर सीएम तक का दबाव, लोगों में गुस्सा, लगातार निठारी में धरना प्रदर्शन। तब जिन्होंने भी ठीक से काम नहीं किया था इस केस में उन सभी पुलिस स्टाफ व चौकी स्टाफ का सस्पेंड ट्रांसफ़र हो गया था। अब नई टीम आई थी, काम कर रही थी। 6 अलग अलग टीमें भी बनाई गई थी जांच के लिए। इन टीमों ने भी यह माना कि और वेरीफाई किया कि पंडेर सही सच और बोल रहा है। तब पुलिस ने सवाल किया कि फिर यह कोहली ने क्यों किया। तब सुरेंद्र कोहली से पूछताछ होती है एक गुप्त जगह पर, क्योंकि जनता से बचाने के लिए नरसंहार और मानव अंगों को तस्करी को लेकर जनता के मन में बहुत क्रोध था। अगर उनको जरा सी भनक लग जाती तो वह इन दोनों आदमखोरों को मार डालते। जब कोहली से पूछा गया तो पहले तो उसने इधर उधर टरकाया और फिर सच बोलना शुरू किया। जब कोहली से पूछा गया तो पहले तो उसने इधर उधर घुमाया। वो हर चीज़ की जिम्मेदारी पंडेर के ऊपर रख रहा था। कोहली एक नंबर का ढीठ, कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। फिर पुलिस ने खेल खेला, कोहली से कहा कि पंडेर ने सब एक्सेप्ट कर लिया है, अब तुम फंसोगे, तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तब 2-3 दिन बाद उसने सच बोलना शुरू किया। जब कोहली ने पहला सच बोला तब उस कमरे में जितने भी पुलिस वाले मौजूद थे उन सबके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह पूछताछ छोड़कर बाहर आ गए और अपने सीनियर से पूछताछ ना करने के लिए कहने लगे।
तब पुलिस वालों के अफसरों के समझाने पर वह 10 पुलिस वालों को और लेकर कोहली से फिर से पूछताछ करने जाते हैं और इस बार वह कोहली के हाथ पैर बांधकर उससे पूछते हैं। तब कोहली कहानी सुनाता है। वो कहता है वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक गांव का रहने वाला। उसके परिवार में उसकी बीवी है, 2 बच्चे हैं। सन 2000 में वह दिल्ली आया नौकरी की तलाश में। 2003 से पंढेर के साथ था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर जब भी पंढेर दिल्ली आता, नोएडा D5 कोठी में लड़कियों को बुलाता तो वह रात को यह सब देखता। चूँकि पंढेर शराब पीता था, कोहली को भी पिलाता था, तो पंढेर को लड़कियों के साथ देखकर उसके अंदर भी शैतान जाग उठता था। जब लड़की ना मिलने पर पंढेर ने कोहली से कहा, तब कोहली एक लड़की को लाया था। पंढेर रात भर उसके साथ रहा, लेकिन सुबह पंढेर को किसी काम से पंजाब जल्दी जाना था। तब पंढेर ने कोहली से कहा, इसे ऑटो करा देना, यह चली जाएगी। और पंढेर चला जाता है, लेकिन वह लड़की अब भी घर पर ही थी। तब पंढेर के जाने के बाद कोहली उसके पास जाता है और कहता है कि मैं भी तुझे पैसे दूंगा, लेकिन लड़की उसे ताना मार देती है उसकी मर्दानगी को लेकर। तो कोहली को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में उस लड़की को गला दबाकर मार देता है। फिर उसकी लाश के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और जिस बाथरूम में पंढेर और कोहली नहाया करते थे, उसी बाथरूम में ले जाकर वह लाश के 3 टुकड़े कर देता है। सर अलग, पैर अलग और धड़ अलग करके। पेट के ऊपर व गर्दन के नीचे के कुछ हिस्सों को वह बाकायदा अपने किचन में ले जाकर कुकर में बनाकर खा जाता है। बाकी हिस्सों को वो एक पॉलीथिन के बैग में डालकर छत से जाकर ग्रिल से बाहर नाले में फेंक देता है और बाद में बाथरूम की सफाई कर देता है। उसके 2 बच्चे थे, लेकिन जब वह दिल्ली आया तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई और कुछ कॉलगर्ल्स ने भी उसे यह बात बताया, तो वह खुद को इम्पोर्टेंट समझने लगा था। उसे लगता था कि शायद वो कमज़ोर है और इसका इलाज कराने के लिए वह कुछ लोगों के पास भी गया, पर उसके अंदर इस बात का गुस्सा बस गया था। फिर पंढेर के जाने के बाद उस लड़की द्वारा कोहली को ताना मारे जाने पर कोहली भड़क गया और उसने उसको सबक सिखाने का फैसला किया। अब जब पहले मर्डर के बाद कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पंढेर और पुलिस वालों की जान पहचान के कारण बड़े बड़े पुलिस वाले अफसर D5 कोठी की पार्टी में आते जाते थे, फिर कोहली को लगा कुछ और करते हैं। तब इस इंसिडेंट के 10-15 दिन बाद पहली बार एक दिन उसने पहले बच्चे का शिकार किया। वो एक बच्ची थी जो कि D5 कोठी के पास खेल रही थी। उसे अकेले में देखा तो यह टॉफ़ी लेकर उसके पास चला गया। उसे टॉफ़ी दी। छोटी बच्ची थी, उसे कुछ समझ नहीं थी। उसने टॉफ़ी खाई। फिर उसने बोला, अंकल और दीजिए। तो उसने कहा, अच्छा और लेनी है आपको, तो चलो अंदर आओ और देता हूँ आपको टॉफ़ी। उसने चारों तरफ देखा। दोपहर का समय, गर्मी का दिन, सड़क पर कोई देखने वाला भी नहीं, क्योंकि D5 कोठी के सामने कोई घर भी नहीं था जिससे लोग नज़र रख सकें, और आजू बाजू में जितनी भी कोठियाँ हैं उनके गेट ही कम खुला करते थे। तो मौका देखते ही उसने उस बच्ची को घर बुला लिया और यह निठारी की पहली बच्ची थी जो गायब हुई थी जनवरी से फरवरी 2006 के। बच्ची को अंदर बुलाने के बाद पहले उसका गला घोटा। कोहली हर किसी का पहले गला घोटता था। गला घोटने के बाद उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। फिर उसे बाथरूम में ले गया। बाथरूम में उसने 3 टुकड़े किए, हाथ अलग, पैर अलग, धड़ अलग, और बाकी कुछ हिस्सों को किचन में बनाकर खाया। इसके बाद हर 15 या 1 महीने में वह एक बार इसी तरह टॉफ़ी हाथ में लेकर कोठी के बाहर टहलता रहता और जो बच्चा या बच्ची उसे अकेले में दिखाई देते उसे बहाने से अंदर लाता, गला घोटता, उसकी लाश के साथ ज़बरदस्ती करता, फिर बाथरूम में ले जाकर उसकी बॉडी के टुकड़े करके कुछ हिस्सों को कुकर में बनाकर बाकायदा खाता। बाकी बचे हिस्सों को पॉलीथिन के बैग में डालकर फेंक देता। कोहली के मुंह से इस कहानी को सुनकर जिन भी पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई थी वह सब भी उसे देखकर घबरा जाते थे और उन सभी के रोंगटे खड़े हो जाते थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार पूरी जीवन में एक ऐसा आदमखोर देखा था। देखने में तो रंग काला, एकदम मासूम से शक्ल का कोहली लगा करता था, पर जब यह सब एक्सेप्ट करने के बाद जब भी पुलिस वाले उसे पूछते क्यों किया, तब वह आसमान की तरफ सर करके बस इतना ही जवाब देता था कि बस हो गए। उसने कभी सही रीज़न नहीं बताया। डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट की कोहली से बातचीत में यह बात सामने आई कि वह था तो इंसानी, पर अब कब इंसान से हैवान बन गया उसे पता ही नहीं चला। इसलिए जब भी यह करता तब उसे किसी भी प्रकार की कोई फीलिंग नहीं आती। तो इस आदमखोर की वजह से ही
निठारी D5 कोठी के पास से एक एक करके बहुत सारे बच्चे गायब हो रहे थे। यह थी निठारी कांड की पूरी कहानी।